नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली खबर आई है कि दिल्ली सरकार ने जो फिफ्थ सिख तख्त है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। ये आप देख सकते हो, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स रिकॉग्निशन टू फिफ्थ सिख तख्त। तो यहां पर बहुत से लोग होंगे शायद उनको जानकारी नहीं होगा कि सिख तख्त एग्जैक्टली होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और यहां पर कितने सिख तख्त होते हैं। और दिल्ली सरकार ने यह जो कदम लिया है कि जो 5वां सिख तख्त है उसको रिकॉग्निशन दे दिया है। कौन से एक्ट के अंदर बदलाव किया गया है, बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए अभी ध्यान रखना है आपको, पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं और वहां पर आपको पता होगा जो आम आदमी पार्टी है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जा रही है और आपको यह भी पता है कि दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया है कि अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। अब ये किसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है, एक एक्ट है 1971 का जिसको कहा जाता है दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट। इसके अंदर अमेंडमेंट करके उन्होंने क्या किया है कि जो 5वां तख्त है सिख का उसको कहा जाता है दमदमा साहिब, इसको एक प्रकार से रिकॉग्निशन दे दिया है। वैसे अगर आप देखोगे तो टोटल 5 तख्त आपको देखने को मिलेंगे भारत में, ठीक है, सिख से रिलेटेड। तो यहां पर अभी तक सिर्फ 4 ऐसे तख्त थे जिसको रिकॉग्निशन दिया गया था। उनके जो चीफ होते थे वो यहां पर दिल्ली की जो कमिटी होती थी उसके अंदर शामिल होते थे, लेकिन अब 5वां जो तख्त है उसको भी रिकॉग्निशन दे दिया गया है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि ये तख्त का मतलब क्या है। सिख तख्त जब हम कहते हैं, देखो तख्त का लिटरल मीनिंग होता है थ्रोन, ठीक है। तो थ्रोन का ये बेसिकली ये हुआ कि एक प्रकार का सीट है जहां से अथॉरिटी जो है वो निकलती है सिखों की। जो सिख जो रिलीजन है वहां से जो मेन अथॉरिटी है ना, वो जो भी बयान दिया जाता है वहां पर जो भी अप्रूवल दिया जाता है वो एक प्रकार से थ्रोन आप कह सकते हो। जैसे आपने तख्ता पलट के बारे में सुना होगा, तो यूजुअली तख्ता पलट हम कहते हैं कि देश के अंदर जब गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है, तो वही आप एक प्रकार से समझ सकते हैं जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है सिख के अंदर। तो टोटल देश में अगर आप देखिए तो 5 तख्त आपको देखने को मिलेंगे। 3 तख्त हैं पंजाब के अंदर, एक महाराष्ट्र के अंदर और दूसरा है बिहार के अंदर, ठीक है। तो टोटल 5 है यहां पर। सबसे जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए वो है आपका अकाल तख्त। इसके नाम से आप समझ रहे होगे अकाल तख्त, ये हाईएस्ट और ओल्डेस्ट अथॉरिटी है और ये मिलेगा अकाल तख्त आपको अमृतसर में। आपने गोल्डन टेंपल के बारे में सुना होगा, उसी के एग्जैक्टली सामने मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाता हूं। लेकिन ये सबसे सुप्रीम माना जाता है पांचों जो तख्त हैं उसमें से। जो अकाल तख्त की जहां तक बात है, ध्यान रखना है आपको, जो 6th गुरु थे गुरु हरगोबिंद, उनके द्वारा 1606 में यहां पर सेटअप किया गया था। और आपको यह भी पता होना चाहिए उनके जो फादर थे वो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, और गुरु अर्जन देव को यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया गया था उस समय मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। तो उसके बाद से पूरी जो हिस्ट्री है सिखों की वो एक प्रकार से बदल जाती है। अकाल तख्त की जहां तक बात है, ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया जो गोल्डन टेंपल है जिसको हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, ये आप देख सकते हो, ये गोल्डन टेंपल है। ये जो पैसेज जा रहा है एकदम स्ट्रेट यहां से, उसी के एग्जैक्ट सामने ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पर 5 स्टोरी की ये पूरी बिल्डिंग है अभी के समय, और इसी को अकाल तख्त कहा जाता है। जिसमें जो पहला जो स्टोरी है, जो पहला फ्लोर है, वहां पर रखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। आई एम श्योर कि 1984 में जो भी कुछ हुआ था, यहां पर बताया जा रहा था कि अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा था, तो वो सारी चीजें आपको पता होंगी। तो यही होता है अकाल तख्त, जो कि आपको इस समय अमृतसर में गोल्डन टेंपल के एग्जैक्टली अपोजिट देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का सिंबल होता है अथॉरिटी का, मैंने आपको बताया, मतलब पॉलिटिकल सोवरेनिटी हो गई सिख कम्युनिटी की, स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो गई, वो सब कुछ यहां से अकाल तख्त से निकलती है। इसके अलावा 4 और जो तख्त हैं, एक आपको मिलेगा तख्त केशगढ़ साहिब, ये मिलेगा अनंतपुर साहिब पंजाब के अंदर ही। और ये जो बाकी के 4 हैं, ध्यान रखना है, दे ऑल आर रिलेटेड टू गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आपको पता होगा 10th गुरु हैं, राइट, सिख के। तो यहां पर जो तख्त केशगढ़ साहिब है वो आपका गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा रेस किया गया था। जब खालसा रेस हुआ था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, खालसा बेसिकली सिख जो वॉरियर है ना उनको फॉर्म किया गया था। उसके बाद दूसरा है वो पटना साहिब, मैंने आपको बताया पटना साहिब 1666 में, वहां पर क्या था कि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर नांदेड़, ये महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, तो तख्त हजूर साहिब इसको कहा जाता है, और यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी को क्रिमेट किया गया था 1708 में, और इसीलिए ये प्लेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और है
तख्त दमदमा साहिब, जिसको दिल्ली सरकार ने यहां पर रिकॉग्निशन दे दिया है। यह आपको पंजाब में मिलेगा, बठिंडा में, और कई महीनों तक यहां पर गुजारा था गुरु गोविंद जी ने, देव जी ने, इसीलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह अभी तक क्या था ना, ये जो बाकी के चारों हैं यहां पर, वो रिकॉग्निशन दिया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, लेकिन दमदमा साहिब वाला जो तख्त है पंजाब में, उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया गया था। तो ये अभी रिकॉग्निशन यहां पर दिया गया। मैं आपको आगे और बताऊंगा इससे फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि जो तख्त होता है ना, ये जो पांचों तख्त हैं, उनके चीफ होते हैं, हेड होते हैं, जिनको कहा जाता है जत्थेदार। उनको कौन अपॉइंट करता है? देखो, पंजाब में जो 3 तख्त मैंने आपको बताया अभी, उसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, ठीक है, उनके द्वारा इसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। और ध्यान रखना है आपको, जो पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब में, सैड, दैट इज शिरोमणि अकाली दल, उन्हीं के सारे लगभग ज्यादातर मेंबर्स आपको एसजीपीसी में उन्हीं के मिलेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो शिरोमणि अकाली दल अपना जब तक सील कर देती है कि किसको अपॉइंट किया जाएगा, यहां पर जो चीफ हैं, उन्हीं के इशारे पर सब कुछ चलता है, ऐसा ज्यादातर बताया जाता है। और बाकी के जो 2 तख्त हैं पंजाब के बाहर, एक महाराष्ट्र और पटना में, उनके खुद के ट्रस्ट और बोर्ड है, वो अपने हिसाब से यहां पर उसको चलाते हैं। लेकिन एक और यहां पर क्वेश्चन आएगा, ये जो अलग अलग तख्त हैं, इनका रोल क्या होता है? देखो, ये एक प्रकार से हुक्मनामाज जारी करते हैं समय समय पर, और बेसिकली हुक्मनामाज किसके लिए? सिख कम्युनिटी के लिए, उनसे जुड़े जो लोग हैं उनको फॉलो करना होता है। और अकाल तख्त मैंने आपको बताया ये सबसे सुप्रीम है। तो यहां पर जब पूरे कम्युनिटी की बात आती है, पूरे देश के अंदर, विश्व भर में जब कहा जाता है कि ये जो कोई कम्युनिटी को कुछ भी जारी करना है, तो अकाल तख्त से उसको जारी किया जाता है। इनफैक्ट यहां पर अकाल तख्त से वो सारी चीजें भी जारी की जाती हैं, अगर किसी ने जो रूल्स हैं उसको वायलेट किया, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया, तो जो पनिशमेंट वगैरह हैं उसके लिए भी यहां पर जो भी डायरेक्टिव्स हैं वो इनके द्वारा अकाल तख्त से दिया जाता है। ये हाईएस्ट टेम्पोरल सीट है, जैसा मैंने आपको बताया था, सिख के द्वारा। और इनफैक्ट जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि जो पहला हुक्मनामा था वो इशू किया गया था खुद गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा फ्रॉम अकाल तख्त। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो दिल्ली सरकार ने रिकॉग्निशन दिया है दमदमा साहेब वाला जो अकाल तख्त है उसको, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे ना, जितने भी गुरुद्वाराज हैं उसको कंट्रोल किया जाता है बाय अ कमिटी जिसका नाम है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इस कमेटी के अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि इसके अंदर अभी तक दिल्ली सरकार ने, मैंने जैसा बताया, सिर्फ 4 जो तख्त हैं उसको रिकॉग्निशन दिया था। तो जो 4 तख्त के चीफ होते हैं ना, जत्थेदार, मैंने भी आपको बताया था किस तरह से अपॉइंट होते हैं, वो इसके ऑटोमेटिकली ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। मतलब कि जो भी चीफ होगा देश भर में जो 4 तख्त हैं उसके ऑटोमेटिकली ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे। अब क्या हुआ है, क्योंकि दमदमा साहिब को भी रिकॉग्निशन दे दिया गया है, तो एक और यहां पर जो 5वें जो चीफ हैं वो भी अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो कमेटी है उसके अंदर टोटल अगर आप देखिए तो 55 मेंबर होते हैं, 46 इलेक्टेड होते हैं, और मैंने आपको बताया 4 जत्थेदार होते हैं, लेकिन अब ये 5 हो जाएंगे। तो एक प्रकार से बस यूं समझिए आप कि दिल्ली के अंदर ये जो कमेटी है जो मैनेज करती है पूरे गुरुद्वारा को, उसके अंदर पहले 55 मेंबर्स हुआ करते थे। अब क्योंकि एक और रिकॉग्निशन दे दिया गया है तो एक और ऑफिशियो मेंबर जुड़ जाएगा, तो 55 के बजाय अब यहां पर 56 मेंबर की ये पूरी कमेटी होगी, जो पूरे दिल्ली के अंदर जो गुरुद्वारा है उसको मैनेजमेंट कैसे करना है वो इनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है अभी भी आपको कि यहां पर दिल्ली असेंबली से इसको पास किया गया है, अभी भी दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो अप्रूवल है वो होना बाकी है, वो अप्रूवल होते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो कौन है, ये जो 5 चीफ है ना आपके तख्त के, तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा। बस एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और ध्यान रखना है। लेकिन फाइनली जाने से पहले एक और क्वेश्चन आएगा कि इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि पंजाब में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं उसको भी भुनाना चाहती है, और इसी की वजह से आप देखिए जो आप पार्टी के लीडर हैं उनका एक प्रकार से कहना है कि इसका पंजाब इलेक्शन से रिलेटेड रिलेशन नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये साफ तौर पर दिखता है कि कहीं ना कहीं आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में ऑटोमेटिकली आप पार्टी, पिछली बार भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार भी काफी उम्मीद है, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। वो तो समय बताएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहां पर उनका कहना था कि क्योंकि जो कमेटी है वो अप्रोच किए थे कि 5वें तख्त को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, हमने इसके लिए किया है, ऐसा आप पार्टी कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो बीजेपी पार्टी है वो इसका क्रेडिट लेना चाहेगी। तो बीजेपी का कहना है कि देखिए, यहां पर हमने होम मिनिस्टर से मुलाकात की थी, अमित शाह जी से, होम सेक्रेटरी से बातचीत की थी, तो ये बातचीत होने के बाद तब जाकर दिल्ली सरकार ने विधानसभा से इसको पास कराया है, और एक प्रकार से ये पॉलिटिकल बैटल आपको देखने को मिलेगा। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, आई होप कि जो पूरा टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि जो सिख गुरु थे
उनमें से कौन से कंटेम्प्रेरी हैं मुगल एम्परर बाबर के, जब बाबर थे उस समय, ठीक है, तो उस समय कौन कंटेम्प्रेरी, मतलब उसी समय आपको किसका कार्यकाल देखने को मिलता है, कौन से सिख गुरु का। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।